राजन एक अकेला यात्री था जो पहाड़ों में एक नया रास्ता खोजने निकला था। सूरज ढलने लगा और घना कोहरा छा गया, जिससे वो रास्ता भटक गया। उसकी कार अचानक बंद पड़ गई और मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, सिवाय पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती किसी अनजान धीमी आवाज के। उसे एक पुरानी कच्ची सड़क दिखी जो जंगल की ओर भीतर जा रहे थे। उसे लगा कि शायद ये उसे किसी गांव या आबादी तक ले जाए। वो उस पगडंडी पर चलने लगा जहां पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे दूर से कुछ हल्की रोशनी दिखने की उम्मीद नजर आई। पास पहुंचने पर पता चला कि वो मशालें नहीं बल्कि बहुत पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, जिनमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। ये एक वीरान गांव लग रहा था जहां सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका था। हवा में एक अजीब सड़ी हुई सी गंध थी। गांव में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ जैसे समय के साथ रुक गया था। राजा ने एक झोपड़ी के अंदर झांका। वहां पुराने मिट्टी के बर्तन और कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े थे। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो पहचान नहीं पाया कि यह हवा का धोखा है या कोई कुछ सच में बोल रहा है। उसने देखा कि एक कोने में रखी हुई लकड़ी की गुड़िया, उसकी आंखें, यानी कि उस गुड़िया की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। गुड़िया की चमकती आंखों ने राजन को भयभीत कर दिया। वो पीछे हटा, लेकिन तब तक पूरे गांव की झोपड़ियों से वैसी ही चमकती आंखें उसे घूरने लगी थी। हर खिड़की, हर दरवाजे से मानो अनगिनत आंखें उसे ही देख रही थी। हवा की फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ कह रहे हों। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, जैसे किसी ने जमीन से जकड़ दिया हो। अचानक गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसमें से एक ठंडी नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी तेजी से ऊपर उठी और एक धुंधली आकृति में बदल गई। वो आकृति एक औरत जैसी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह से काली थी। उसने राजन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उस हाथ की उंगलियां बहुत लंबी और पतली थी। राजन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा खींच ली जा रही है। उसने अपनी बची हुई शक्ति से चीख मारी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। आकृति उसके करीब आ गई और राजन को लगा कि अब उसका अंत तय है। उस ठंडी भयावह स्पर्श से ठीक पहले एक जोरदार बिजली चमकी और उसके बाद बादल गरजे। जंगल में दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज आई, जिसने उस भयानक चुप्पी को तोड़ा। आंखें झपकते ही वो आकृति और चमकती हुई गुड़िया की आंखें गायब हो गई। राजन को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से जागा हो। वो भागते हुए अपनी कार की ओर भागा, बिना पीछे देखे, और फिर अपनी कार लेकर उस रास्ते से हमेशा के लिए निकल गया। मगर उसे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर वो सब था क्या जो उस रात उस पुराने गांव में उसके साथ हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के किनारे बनी वीरान हवेली के सामने खड़ा था। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। दोस्तों ने उसे हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया सब पीछे हट गए। रोहन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अकेला ही अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की एक अजीब गंध आई। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर कदम रखते ही एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया। सिर्फ उसके अपने धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रहे थे। उसने अपनी टॉर्च चलाई और चारों ओर देखा। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी थी, मकड़ी के जाले लटके थे और फर्नीचर पुराने जमाने का था। हवा में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी महसूस हो रहे थे। तभी उसे दूर कहीं से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि यह हवा का धोखा होगा, पर आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई पास आकर बात कर रहा हो। वो एक टूटी सीढ़ियों से ऊपर गया और एक कमरे में पहुंचा। ये कमरा शायद किसी बच्चे का रहा होगा। एक पुराना लकड़ी का झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कमरे में हवा का नामो निशान नहीं था। झूले के पास एक फटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी कांच की आंखें रोहन को ही घूर रही थी। उसे लगा जैसे गुड़िया उसे देख रही हो। तभी अचानक झूले के पास से एक लोरी की धुन सुनाई दी। ये एक मीठी पर डरावनी लोरी थी, जो धीरे धीरे पूरी हवेली में गूंजने लगी। लोरी की आवाज के साथ ही झूला तेजी से हिलने लगा, मानो उस पर कोई बैठा हो। रोहन के पसीने छूट गए। उसे अपने टखने पर एक ठंडे छोटे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लोरी अब एक बच्चे के डरावनी चीख में बदल गए थे, जो उसके कानों को चुभ रहे थे। उसे लगा कि वो सचमुच अकेला नहीं है। एक अदृश्य शक्ति उसके बेहद करीब थे। वो बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। हवेली से बाहर निकलते हुए भी उसके कानों में बच्चे की चीखें और झूले की चरमराहट गूंज रहे थे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागा चला गया, जब तक कि वो गांव की रोशनी में वापस ना आ गया। उस रात के बाद से रोहन ने कभी उस वीरान हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा और ना ही किसी चुनौती को इतना हल्के में लिया। उसे यकीन था कि उस हवेली में आज भी कोई आत्मा अपनी लोरी गाती है और अपने झूले में झूलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है।
रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा। हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वो बात, हाँ, वो बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं, रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाजें आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहां शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका।
मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था, उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आंख तुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वो आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाजा खोल। वो भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। तू? देवेश की आवाज में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूंगा, उस साए ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज। देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे? जय ने गुस्से में कहा।
वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहां से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहां से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सजा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।